हेलो साथियों, नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं गैलेक्सी क्लासेस में। भाई सभी को राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? भाई सभी को एक बार सबको सूचित करना चाहूंगा कि आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 15 तारीख है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? डलहौजी के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी जो टॉपिक है हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गवर्नर जनरल के ऐसे सिचुएशंस पे हम लोग चल रहे हैं जहां पर डलहौजी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ये हम सबको जानना है, ठीक है। एक बार सभी लोग भाई क्लासेस में आ जाएंगे और एक बार क्लास को शेयर जरूर कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, है ना। क्लास को एक बार शेयर जरूर कर देंगे कि क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आप सभी लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। ओके ओके, चलिए जुड़ते हैं आप सभी लोगों से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉर्ड डलहौजी। गवर्नर जनरल है, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, लॉर्ड डलहौजी का जो समय रहा है वो 1848 से लेके 1856 तक रहा है। इसके समय में बहुत सारे अधिनियम पारित हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो एक बात का ध्यान रखना है कि डलहौजी के बारे में अगर मैं बात करूंगा इसका असली नाम जो है वो है जेम्स एंड्रयू रैमजे। ये क्या है? इसका रियल नेम है, रियल नेम। पहली बात तो ये ध्यान रखें, जेम्स एंड्रयू रैमजे, ये इसका असली नाम है। इसके समय में क्या हुआ था? दूसरा आंग्ल सिख युद्ध, ध्यान रखेंगे, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ। और साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 1848 और 49 के समय में, और इसमें क्या किया था? 1849 में पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिलाया, पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिलाया, पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिलाया, राज्य में मिलाया, ठीक है, ठीक है। ये पॉइंट आप सबको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। यहां तक ये पॉइंट आ गया कि इसने पंजाब को अंग्रेजी राज्य में क्या किया? मिलाया, ठीक। अब इसके बाद फिर क्या होता है कि इसी के समय में एक युद्ध शुरू हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं बर्मा के साथ युद्ध। जानते हैं ये बर्मा के साथ जो युद्ध हुआ है, साथियों एक बात का ध्यान रखना, बर्मा के साथ युद्ध हुआ है। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देख लें, पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिलाया और यहाँ पे क्या हुआ? कोहिनूर हीरा, ध्यान रखें, ये तो इंपॉर्टेंट था बहुत ज्यादा, है ना। कोहिनूर हीरा क्या है? कोहिनूर हीरा इंग्लैंड भेजा, ध्यान रखेंगे, कोहिनूर हीरा क्या हुआ? इंग्लैंड भेजा, ठीक है। ये पॉइंट आप सबको पता होना चाहिए। इसने क्या किया? कोहिनूर हीरा कहाँ भेजा है? इंग्लैंड भेजा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ है? दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि पहला आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था वो लॉर्ड एमहर्स्ट के बीच समय में हुआ था। दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध, ठीक है, आंग्ल बर्मा युद्ध इसके समय में हुआ था। कब? 1852 में। इस बात का ध्यान रखेंगे, कब हुआ था? 1852 में हुआ था, हाँ, ओके। अब यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। इसने कर्नाटका, ध्यान रखना, कर्नाटक और नवाब, कर्नाटक और तंजौर, ध्यान रखना, कर्नाटक और तंजौर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। कर्नाटक और तंजौर के जो नवाब थे ना, जो शासक थे ना, उनको शासक मानने से इसने इनकार कर दिया, है ना। ओके, ध्यान रखना, कर्नाटक और तंजौर के राजाओं के राजा की उपाधि, ध्यान रखना, राजा की उपाधि को समाप्त किया, राजा की उपाधि को क्या किया? समाप्त, राजा की उपाधि को क्या किया? समाप्त किया। ये इंपॉर्टेंट था। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो पॉइंट आ जाता है इसका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी, ठीक है। क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। इसको कहते हैं राज्य हड़प की नीति, राज्य हड़प की नीति,
साथियों, इसने राज्य हड़प की नीति के लिए जो है 3 तरह के नियम बनाए थे। अब राज्य हड़प की नीति के तहत अगर मैं आपको बोलूं कि इसने राज्य हड़प की नीति के लिए राज्य को हड़पने के लिए 3 तरह के नियम बनाए थे। एक वो राज्य थे जिन राज्यों पर इनका शासन हुआ करता था, दूसरे वो राज्य थे जिन पर इनका कोई शासन नहीं था, तीसरे वो राज्य थे जो सहायक संधि के तहत इनके अंडर में थे। तो इन सब के लिए नियम ये था कि भाई आप किसी राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे, आपको शासन नहीं करेंगे, आप टाइम पे टैक्स पे करेंगे। तो ऐसे कई ऐसे राज्य थे जिनका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत बहुत नुकसान हुआ था, ठीक है ना। तो इसकी शुरुआत जो हो रही है वो 1848 में हो रही है। अब एक बात का ध्यान रखना, सबसे पहले 17, फिर चैतापुर, फिर संभल, उदयपुर, झांसी, है ना, झांसी, नागपुर, 1856 में अवध, बरार तथा हैदराबाद। राज्य का अधिग्रहण किया। अब यहां पे जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट 2 आपके लिए हो जाएंगे। पहला सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा अवध को क्या किया, कुशासन का आरोप लगाया। क्या किया, कुशासन का आरोप, ठीक है। अवध के जो नवाब थे वो कौन थे, वाजिद अली शाह। इनकी पत्नी जो है वो कौन है, हजरत महल। इनका पुत्र जो है वो कौन है, विरजिस कादिर, ध्यान रखें। इसके बाद दूसरा स्टेट आपके सामने आ रहा है बरार। दूसरा स्टेट कौन सा है, बरार पे क्या हुआ, टैक्स चोरी करने के आरोप में राज्य का अधिग्रहण, ठीक है। राज्य का क्या किया, अधिग्रहण किया। समझ में आ रहा है आप सबको कि बरार में टैक्स चोरी करने के आरोप में क्या किया, राज्य का अधिग्रहण किया। किसका, बरार स्टेट का, ठीक है। तो राज्य हड़प की नीति ये 1857 की क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। जब आप सभी लोग 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तो आपको उस पर मैं बताऊंगा कि ये सबसे बड़ा कारण बना था 57 की क्रांति को लेकर के, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर इसके जो और भी तमाम सारे सुधार हुए थे वो क्या थे, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। 1853 में कलकत्ता में एक जगह है डायमंड हार्बर टू डायमंड हार्बर से आगरा के बीच तार सेवा है ना, टेलीफोन सेवा जिसको कहते हैं, है ना, तार सेवा की शुरुआत की, ठीक है। और इसके बाद इसी साल 1853 में 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन मुंबई से थाने, कहां से, मुंबई से थाने, ठीक है, तथा दूसरी कलकत्ता से रानीगंज, चलाई। कलकत्ता से रानीगंज दूसरी ट्रेन चलाई थी, ठीक है। ये पॉइंट यहां पे आ जाता है, ठीक है।
अब एक डिस्कशन मैं यहां भी कर ले रहा हूं, इसके बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगा। 1854 में विश्वविद्यालय में अंग्रेजी शिक्षा के लिए चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑर्डर आया। साथियों एक बात का ध्यान रखना, चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑर्डर में क्या क्या था, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। चार्ल्स वुड डिस्पैच, ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कशन करना चाहूंगा यहाँ पे, ठीक है। पहला पॉइंट था मैकॉले के शिक्षा नीति का विरोध और उसे क्या किया, समाप्त। जो निस्यंदन सिद्धांत था ना, उसको यहां पे समाप्त किया गया। दूसरा, महिला शिक्षा को बढ़ावा, ठीक है। तीसरा, लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई में विश्वविद्यालय ये जो खोला गया है, आप सब लोग जानते हैं। ये विश्वविद्यालय कब खोला गया है, आप सबको पता होगा, 1857 में। ये जो विश्वविद्यालय यहाँ पे बने हैं, कब बने हैं, 1857 में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर बनाए गए हैं, ठीक है। तो महिला शिक्षा को बढ़ावा। चौथा पॉइंट क्या था, प्राइवेट शिक्षण संस्थान, प्राइवेट शिक्षा को बढ़ावा, ठीक है। यहां पे दिया गया था कि जो प्राइवेट लोग भी हैं वो अगर चाहते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को डेवलप कर सकते हैं। तो ये था चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑर्डर, और इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। यहां लिख सकते हैं शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ठीक है। शिक्षा का क्या कहा गया, इसको मैग्ना कार्टा कहा गया। साथियों इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ओके, हाँ ओके। अब यहां पे आगे ध्यान देंगे, 1854 में ही डाक व्यवस्था की शुरुआत, डाक व्यवस्था तथा डाक टिकट की शुरुआत, ठीक है। इसके बाद 1853 में आईसीएस के लिए परीक्षा की शुरुआत। आईसीएस के लिए क्या हुआ, परीक्षा की शुरुआत हुआ। इसके बाद 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, कितना इंपॉर्टेंट है देख सकते हो आप। अधिनियम पारित हुआ। ये सारे बड़े बड़े काम थे जो डलहौजी के समय में हुए थे, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे पीडब्ल्यूडी विभाग, ठीक है, पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना, पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना। ये सारी चीजें डलहौजी के समय में हो रही हैं साथियों, ध्यान रखना, ठीक है।
अब यहाँ पे आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि डलहौजी के बारे में इतना तो हम लोगों ने पढ़ लिया है ना, धीरे धीरे आप लोग इसको नोट भी करते रह रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि डलहौजी के समय में तमाम सारी और भी चेंजेस हुए थे। जैसे मैं अब चेंजेस की बात करता हूं, परिवर्तन की बात करता हूं, तो डलहौजी ने क्या किया, पहला पॉइंट क्या है, डलहौजी ने शिमला को सैनिक मुख्यालय भी बनाया है ना, सैनिक मुख्यालय या जिसको बोलते हैं हेडक्वार्टर, मुख्यालय बनाया। गर्मी की राजधानी बनी, गर्मियों के लिए राजधानी बनी। कौन, शिमला। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है, आर्म्स हेडक्वार्टर, ठीक है, आर्म्स हेडक्वार्टर मुर्शिदाबाद से हटाकर मेरठ बनाया, ठीक है, मुर्शिदाबाद से हटाकर क्या बनाया, मेरठ बनाया, आर्म्स हेडक्वार्टर, ठीक है। तो डलहौजी के समय की जो बड़ी बड़ी जो घटनाएं हुई थी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। लगभग जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी के बनते हैं वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बता दी है, ठीक है, ओके। चलिए, तो यहाँ पे डलहौजी का जो क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है वो तो एक तो डिस्पैच ऑर्डर को आप ध्यान से रखेंगे, ध्यान से समझेंगे। ये डिस्पैच ऑर्डर को खूब अच्छे से पढ़ लेना, है ना। ये विश्वविद्यालय में अंग्रेजी शिक्षा के लिए आया था कि यूनिवर्सिटी लेवल पे हम अंग्रेजी शिक्षा को कैसे बढ़ावा दें, कैसे उनको पढ़ाएं। तो शिक्षा का इसको मैग्ना कार्टा भी कहा गया। महिला शिक्षा को बढ़ावा, लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर 3 यूनिवर्सिटियां बनी। प्राइवेट शिक्षा को भी बढ़ावा दिया गया कि भाई प्राइवेट जो है इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए जा सकते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह, अच्छा साथ ही साथ यहाँ पे ये भी था कि जो संपत्ति का अधिकार था, है ना, पूर्वजों की संपत्ति या फिर पैतृक संपत्ति, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, तो पैतृक संपत्ति में भी जो अधिकार था वो यहीं से दिया गया था, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लगभग पॉइंट यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। अब मैं बात करने चल रहा हूं अगले व्यक्ति के बारे में, जिसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, साथियों एक बात का ध्यान रखना, लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है कि ये आखिरी गवर्नर जनरल है और पहला वायसराय है। तो चलिए देखते हैं, 1856 से लेके 1862 तक जो है ये आपका क्या है, शासन करता है, ठीक है। 1856 से लेके 1862 तक लॉर्ड कैनिंग। इसके समय में के जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही है वो रही है, पहला पॉइंट तो इसमें ये आता है कि 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति हुई। साथियों 1857 की क्रांति का डिस्कशन मैं करूंगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में, क्योंकि ये डिस्कशन बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है। तो 57 की क्रांति इनके समय में हुई थी, इतना आप जान लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, इनके समय में एक और क्या बात है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ, ठीक है। कब पारित हुआ, 1856 में, ठीक, ओके। तीसरा पॉइंट क्या आता है, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई विश्वविद्यालय की स्थापना, कब, 1857, ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहां पे आप सभी लोगों को पता होगा कि 1857 की क्रांति के बाद
1858 में एक एक्ट आता, 1858 एक्ट आया। साथियों एक बात का ध्यान रखना, ये 1858 एक्ट जो था, इसने जो है भारत में बहुत सारे चेंजेस किए थे, ठीक है ना, बहुत सारे चेंजेस किए थे। जैसे मैं आप सभी लोगों को बोलूं, देखिए ध्यान से देखेंगे, है ना, भारत शासन अधिनियम 1858, ठीक है ना, हाँ ओके, 1858 का एक्ट, 1858 एक्ट, भारत शासन अधिनियम, ध्यान रखना 1858 एक्ट। इस एक्ट के बाद क्या हुआ था, कंपनी का शासन समाप्त किया गया तथा इसका अधिकार क्राउन मतलब ताज या राजा के पास में चला गया। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या था, 1 नवंबर 1858 को विक्टोरिया का घोषणा, विक्टोरिया कौन है, रानी है, विक्टोरिया का घोषणा पत्र, ध्यान रखना यहां पे, विक्टोरिया का घोषणा पत्र कैनिंग ने इलाहाबाद में सुनाया, ठीक है। अगला पॉइंट क्या हुआ, इलाहाबाद एक दिन की राजधानी बनी, एक दिन की राजधानी बनी, मतलब पूरे देश में, है ना, पूरे देश की जो राजधानी बनाई गई वो इलाहाबाद एक दिन के लिए बनाई गई। तीसरा पॉइंट कैनिंग, तीसरा पॉइंट क्या है, कैनिंग कंपनी के अधीन अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम भारत का गवर्नर जनरल था, अंतिम गवर्नर जनरल था तथा क्राउन के अधीन, क्राउन मतलब राजा, ठीक है, क्राउन के अधीन पहला वायसराय बना। यह बात समझ में आ गई होगी आपको। तो 1858 में जो अधिनियम आया था, यह बहुत बड़ा अधिनियम था, इस बात का ध्यान रखना। इस अधिनियम के तहत और क्या किया था, इस अधिनियम के तहत और क्या किया था, चौथा पॉइंट क्या किया था, सेना में भारतीय तथा ब्रिटिश सैनिक का अनुपात जो पहले 5:1 था, उसे 5:3 किया, ठीक है। 5 मतलब भारतीय सैनिक, 1 अंग्रेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि 57 की क्रांति में जो सैनिकों ने विद्रोह किया था, अगर उसमें अंग्रेजी सैनिक ज्यादा होते तो शायद ये विद्रोह नहीं होता। लेकिन चूंकि क्या है कि यहां पे विद्रोह हुआ, इस वजह से जो है इसकी व्यवस्था यहां पे की गई। ठीक है, ओके। चलिए अब इसके बाद फिर हम बात करते हैं। अब फिर से एक व्यक्ति यहां सामने आएगा आपके 1860 में। 1860 में आईपीसी भारतीय दंड संहिता, जिसको हम सभी लोग कहते हैं भारतीय दंड संहिता को, इंडियन पेनल कोड, लागू किया। अब साथियों एक बात का ध्यान रखना, आईपीसी के निर्माता कौन थे?
निर्माता कौन थे? तो वो थे भैया मेरे, वो थे कौन? लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले, इसी ने ही आईपीसी बनाई है, ध्यान रखना। और इसी ने भारत के साथ साथ भारत जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सबका दंड संहिता बनाने का काम किसने किया है? मैकॉले ने किया है। ठीक है, अब इसी के बाद बहुत सारे अधिनियम यहाँ पर धीरे धीरे क्या होते हैं? लागू हो जाते हैं। ठीक है ना? ओके, ध्यान रखना, इसी साल, इसी वर्ष एक घटना और होती है। इसी वर्ष 1860 में जेम्स विल्सन ने पहली बार भारत में बजट पेश किया। ध्यान रखें, भारत में पहली बार क्या हुआ? बजट पेश किया। इस बात का ध्यान रखेंगे, भारत में पहली बार क्या किया? बजट पेश किया। बच्चों इस बात का ध्यान रखेंगे, भारत में पहली बार क्या किया? बजट पेश किया। ठीक है, 1860 में। अब आइए बात करते हैं 1861 में क्या क्या चीजें और हो जाती हैं आपकी, ध्यान रखें। 1861 में आता है क्या? हाई कोर्ट एक्ट। हाई कोर्ट एक्ट आया 1861 में। 1862 में आप देखेंगे मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में हाई कोर्ट की स्थापना हुई। इसके साथ साथ आप देखेंगे 1861 में ही इंडियन पुलिस एक्ट आया। ध्यान रखना इस बात का, तब से हमारे देश में क्या हो रहा है? पुलिस सेवा की शुरुआत हुई है। इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे ये व्यवस्थाएं चल रही हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे करना चाहूंगा 1857 की क्रांति के बारे में। ठीक है, ओके, या फिर 1857 क्रांति, इसको जो है बाद में हम लोग देख लेंगे कैसा क्या है, समझने लायक है कि नहीं है, है ना? हाँ, चलिए ठीक है, तो यहीं पे हम लोग पहले 1857 को पढ़ लेते हैं, क्योंकि लगे हाथ सब चीजें चलती रहेंगी तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं ना, ये अभी एक बार फिर से आएगा आपके सामने। ठीक है, तो भैया लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 की क्रांति, तो यहाँ पे मैं लिखने चल रहा हूं 1857 की क्रांति। अब यहाँ पे जब क्रांति की हम बात करेंगे तो सबसे पहली बात, एक बात ध्यान रखना, इसके तमाम कारण थे। इसके कारण क्या क्या थे? बच्चों इसके कारण बहुत सारे थे। जैसे सबसे पहले एक तो सामाजिक कारण इसमें आ जाता है, सामाजिक कारण था। दूसरा इसी में आपका आ जाता है धार्मिक कारण था। तीसरा इसमें आप देखेंगे राजनीतिक कारण था। और चौथा इसमें जो है आर्थिक कारण। ठीक है, और पांचवा इसमें जो था वो तात्कालिक कारण था। तात्कालिक कारण था। ठीक है, तात्कालिक कारण। अब यहां पर आप देखें ध्यान से, सबसे पहले इतने सारे कारण अब मैंने आपको बता दिए। सामाजिक कारण का मतलब ये था कि आप सब लोगों ने देखा भी होगा कि भारत में अंग्रेजों ने एक अलग तरह की पॉलिसी बना रखी थी। उनका ये मानना था कि भारत के लोगों का जो सोशल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा घटिया है, बहुत ज़्यादा बेकार है, और उन्होंने कई बार सोशल रिफॉर्म्स करने का भी प्रयास किया। ऐसा आप देखने को भी आगे पाएंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी कि भारत में बहुत सारे लोगों ने सोशल रिफॉर्म्स के लिए कदम भी उठाए थे। दरअसल ये था कि भारत इस समय में एक ट्रांजिशन एरा के दौर से गुजर रहा था।
भारत में विभिन्न प्रकार के धर्मों में चेंजेस देखने को मिल रहे थे। तमाम लोग कुरीतियों के शिकार हो रहे थे, आडंबरों के शिकार हो रहे थे, और ऐसी सिचुएशन में ना तो वो अपने विकास के लिए सोच पा रहे थे और ना ही देश के विकास के लिए कुछ सोच पा रहे थे। अब ऐसे में हुआ ये था कि चूंकि भारत में जो अंधविश्वासों का एक दौर था, इसकी वजह से क्या था कि समाज में इनका कोई बहुत विशेष स्थान नहीं होता था। जैसे आप लोग एक चीज पढ़ते होंगे कि भारत में कोई भी व्यक्ति चाहे आईसीएस एग्जामिनेशंस को टॉप भी करता था तो उसको उच्च पद नहीं मिलता था। भारतीयों के लिए सबसे ज्यादा उच्च पद तहसीलदार या नायब तहसीलदार के हुआ करते थे। ऊंचे पद जो है वो अंग्रेजों की मोनोपोली में हुआ करते थे, क्योंकि एक तो ये था कि इनका बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन भी था कि समाज में किस तरीके से इनको हम अलग कर दें। ये अंग्रेजों ने इसमें भाई वो जो है सफल भी हुए। वोट डालो राज करो, जो सबसे पहले इसको लेके आता है लॉर्ड क्लाइव, उसके बाद फिर लॉर्ड कैनिंग, है ना। ये सब लोगों ने वोट डालो राज करो, ये सब कैसे मतलब सक्सेस हो पाए, ये सामाजिकरण थे। पहली चीज धार्मिकरण में अभी मैं डिस्कशन करूंगा मंगल पांडे के बारे में, और आपको इसमें बताऊंगा कि इन्होंने क्या किया था, ब्राउन बेस्ड बंदूक का इस्तेमाल किया, और ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ था, उस ब्राउन बेस्ड बंदूक में जो है उसको चेंज किया गया, उसकी जगह रॉयल एनफील्ड बंदूक लाई गई और उसमें गाय और सुअर की चर्बी से बने हुए जो है कारतूस के कवर्स का इस्तेमाल किया गया, जो जिन्होंने धार्मिक भावनाओं को आहत किया, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इन सब लोगों ने मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। राजनीतिक कारण, एक सबसे बड़ा जो कारण रहा है वो रहा है राज्य हड़प। राज्य हड़प मतलब जिन लोगों के राज्य हड़पे गए थे उन लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, ठीक है। और आर्थिक कारण आप सब लोग जानते हैं कि अंग्रेज जब से आए भारत में, उन्होंने टैक्स और रेवेन्यू के नाम पे भारत को लूटने का ही काम किया, और तमाम राज्यों पर उन्होंने तमाम प्रकार के टैक्सेस भी लगाए, और इसका परिणाम ये हुआ कि भारत में कई ऐसे राज्य थे जहाँ पे भूखमरी, अकाल, ये सब चीजें आती रही। आप सब लोग आगे भी पढ़ेंगे कि भारत में जो राजा हुआ करते थे वो पूरी तरीके से अंग्रेजों के अंडर में हो गए थे, क्योंकि ना तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन का राइट दिया गया, ना ही उनको जो है रेवेन्यू का राइट दिया गया। वो केवल और केवल नाम के राजा हुआ करते थे। बीच बीच में अंग्रेजों को लगता था कि किसी राजा को डोमिनेट करना है तो उसको राजा की उपाधि उसकी वापस कर देते थे, उसको राजा मानने से इनकार कर देते थे, या फिर उसको अगर पेंशन देते थे तो उसका पेंशन खत्म कर देते थे। जैसे आपने एक चीज सुना होगा, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो नाना साहब थे, है ना, नाना साहब ने बाजीराव द्वितीय जो थे, माफ कीजिए, बाजीराव द्वितीय जो थे, उनको जो पेंशन मिल रही थी वो पेंशन भी खत्म कर दी। उसके बाद फिर जो उनके बेटे नाना साहब थे बिठूर में, कानपुर में, उनको भी पेंशन मिल रही थी, तो उसका पेंशन जो है खत्म कर दिया इसने, डलहौजी ने खत्म कर दिया। तो जो लोग पेंशन पा रहे थे उनका पेंशन भी खत्म। तो इस वजह से क्या हुआ, विद्रोह कर दिया, है ना। आर्थिक कारण थे। तत्कालिक कारण का मतलब ये था कि जो मेरठ के जवान थे, 19वीं और 20वीं बटालियन के जवान थे, उन्होंने दिल्ली पर धावा बोल दिया और बहादुर शाह जफर को दिल्ली के तख्त पर बिठाया और अपने देश का बादशाह घोषित कर दिया, ठीक है ना। तो इस पे हमारा डिस्कशन आपका चलेगा, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा डिस्कशन है भैया, इसके लिए बहुत ही टाइम की जरूरत है, और मैं इतनी जो है जल्दबाजी में आपको पढ़ाऊंगा तब समझ नहीं पाओगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं इस पॉइंट पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूं, क्रांति से पहले ध्यान रखना, 1857 में बैरकपुर, तो हम चलेंगे बैरकपुर में क्या घटनाएं हो रही थी। बैरकपुर में सेना प्रमुख उस समय जो हुआ करते थे उस टाइम पर, वो थे सर हेनरी बाग, एक थे सर हेनरी बाग, और दूसरे एक थे जिनका नाम था ह्यूडसन। ये दो थे, ठीक है, उस समय सेना प्रमुख थे। अब बैरकपुर में क्या हुआ, बैरकपुर में हुआ क्या कि भाई यहां पर पहले ब्राउन बेस, क्या हुआ, पहले ब्राउन बेस बंदूक का प्रयोग होता था।
अब ये ब्राउन बेस बंदूक का मतलब इसमें जो बारूद भरी जाती थी ऊपर से, उसमें रॉड डाल करके उसको गर्म करके तब उसको फायर करते थे, ठीक है। तो ये ब्राउन बेस बंदूक थी, काफी टाइम टेकन भी होता था। इसके स्थान पर इसकी जगह रॉयल एनफील्ड राइफल, ध्यान रखना, रॉयल एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू हुआ। अब जब इसका प्रयोग शुरू हुआ साथियों, तो ध्यान रखना, जैसे आप देखते होंगे अगर आप लोगों के घर में बंदूकें होंगी तो आपको पता होगा, जो गोलियां लेके आते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो गोलियां होती है वो एक पैकेट में होती हैं, है ना, पैकेट में होती हैं, प्लास्टिक कोटेड पैकेट में होती हैं। आजकल तो प्लास्टिक कोटेड पैकेट में होती, पहले क्या होता था कि चमड़े के थैले में होती थी, है ना, चमड़े के थैले में गोलियां होती थी और वहां से चमड़े के थैले को काट के गोलियां भरी जाती थी, ठीक है। अब साथियों एक बात का मुझे जवाब दीजिए, जैसे आप नहाते समय क्या करते हैं, जनरली शैम्पू क्या करते हैं, जल्दबाजी में दांत से काट के शैम्पू लगा के चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन उस पर आप देखें डिजाइन बनी रहती है ना कि कैंची लगी हुई है। अब कौन आदमी शैम्पू को कैंची से काटेगा फिर लगाएगा, कोई करता है ऐसा? बहुत रेयर केस में करते होंगे। जनरली क्या होता है, शैम्पू उठाया, दांत से काटा, खट से लगाना शुरू कर दिया, या फिर आपके पास डिब्बे हैं तो डिब्बे की बात दूसरी है। ऐसे युद्ध मैदान में जब आप जाते थे तो वो क्या होता था, गोलियां 4-5 गोलियां जो होती थी वो क्या है, वो एक लेदर जैकेट में रखी हुई है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसको दांत से खींचना है और दांत से खींचेंगे तो वो कट जाएगा, गोलियां निकलेंगी, उसके बाद फिर उसमें एक एक दो गोली उसमें आप क्या करेंगे, फिल करेंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे, फायर करेंगे, ठीक। अब ध्यान रखना, यहां पे ध्यान रखना हुआ क्या, रॉयल एनफील्ड राइफल की कारतूस समझते हैं, कारतूस मतलब गोली, बुलेट, ठीक है। रॉयल एनफील्ड की कारतूस जो एक चमड़े के थैले में, एक चमड़े के थैले में रखी होती थी, ठीक है। यह थैला गाय और सुअर की चर्बी से बना था। अब गाय और सुअर की चर्बी से चमड़े का थैला बना है और उसको दांत से हमें खींचना भी है, क्योंकि ऐसे कैंची या चाकू तो दिए नहीं गए थे, दांत से काटो और उसके बाद गोलियां निकालो और डालो। इससे क्या हुआ, हिंदू और मुसलमान मुसलमान की भावनाएं, की धार्मिक भावनाएं आहत हुई कि भाई साहब ये तो गलत हो रहा है। अब इससे हिंदू मुसलमान, एक बात ध्यान रखना, भारत में पहली बार हिंदू मुसलमान एक होकर के अंग्रेजों के खिलाफ बगावत किए थे। अंग्रेजी सरकार हिल गई थी, उसके बाद से जिंदगी में कान पकड़ लिया अंग्रेजों ने कि कभी भी हम एक साथ दोनों को नहीं भड़काएंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, प्रो मुस्लिम पॉलिसीज को अपनाया, प्रो मुस्लिम गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अपनाया। इसीलिए आप देखेंगे हिंदू मुसलमान की धार्मिक भावनाएं आहत हुई यहां पे, ठीक है। अब ऐसे में क्या हुआ, मंगल पांडे जी की एंट्री हो जाती है। मंगल पांडे ये कौन है, नगवा इनका गांव है, नगवा इनका क्या है, गांव, और जिला है इनका बलिया, बागी बलिया यूपी, ठीक है। मंगल पांडे अब ये है कौन, 34th बटालियन बैरकपुर के सिपाही। इन्होंने क्या किया, इस बंदूक के इस्तेमाल
का विरोध किया और 29 मार्च 1857 को अपने सेना प्रमुख सर हेनरी बाग तथा ह्यूडसन की गोली मारकर हत्या कर दी। ध्यान रखना इस बात का। 29 मार्च को यह घटना होती है, अपने सेना प्रमुख की इन्होंने क्या किया, गोली मार के इन्होंने क्या कर दिया, इसकी हत्या कर दी। अब गोली मारकर उसकी हत्या कर दी भैया, ध्यान रखना। अब गोली मारकर उसकी हत्या कर दी तो इनको क्या होगा भाई, सजा होगी। 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। ध्यान रखना, 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में क्या हुआ, मंगल पांडे को फांसी हो जाती है। लेकिन ये कारवां यहीं रुकता नहीं है। अब इसके बाद से शुरू हो जाता है ये क्रांति, 1857 की क्रांति। ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। अब 1857 की यहीं पर क्रांति शुरू हो जाती है साथियों। जो मैंने अभी भी आपको पढ़ाया है ना, ये देखें, 1857 की क्रांति से ही हमने शुरू किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए 1857 की क्रांति के ये रहे हैं कारण, ये रहे हैं कारण। तो धार्मिक कारण मैंने आपको बता दिया कि ये सारे धार्मिक कारण थे स्टार्टिंग में। अब इसके बाद राजनीतिक कारण जो थे, राजनीतिक कारण जो थे वो क्या थे, राज्य हड़प की नीति। राजनीतिक कारण क्या थे, राज्य हड़प की नीति। राज्य को हड़प लिया गया था, ये राजनीतिक कारण थे। इसके बाद आर्थिक कारण आपका आता है। आर्थिक कारण क्या थे, अंग्रेजों द्वारा राजा नवाब की पेंशन खत्म करना, राज्य पर टैक्स ज्यादा लागू करना तथा टैक्स वसूलने के लिए कड़े नियम लगाना, ये आर्थिक कारण थे। और इसके बाद अब आपका आ जाता है तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण और तत्कालिक कारण जो है, इसकी शुरुआत जो होती है मेरठ में सैनिक विद्रोह। अब इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगा। इसके आगे जो क्लास चलेगी वो नेक्स्ट डे चलेगी कि 1857 की क्रांति में कौन लोग कहां से पार्टिसिपेट किए थे और उनको रोकने के लिए वहां पर कौन कौन से ब्रिटिश कमांडर थे, उनको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही समझेंगे। इसके बाद 1857 की क्रांति को और आगे डिटेल में हम लोग समझेंगे। इसके बाद फिर वायसरायस का पूरा लिस्ट आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी को राम राम, जय हिंद।